बहुत समय पहले की बात है। मुकेश नाम का एक मोची था। वो अपनी पत्नी लीना और एक बेटी सपना के साथ रहता था। लीना लोगों के घर के बर्तन मांजने का काम करती थी। उनके घर के पास में ही उमा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। तो मुकेश और लीना ही उसका ख्याल रखा करते थे। उमा जॉब पर थी तो उसे अब पेंशन थी। उसी में उसका गुजारा अच्छे से हो जाता था। एक दिन मुकेश जल्द ही घर आता है और सो जाता है। लीना घर आकर देखती है तो मुकेश सोया हुआ था। लीना उसे उठाने जाती है तो मुकेश बुखार से तप रहा था। वो उसे सरकारी अस्पताल में लेकर गई, लेकिन उपचार के दौरान ही मुकेश इस दुनिया से चल बसे। अब वो और उसकी बेटी सपना दोनों ही घर में रहने लगे। उमा भी उनके साथ रहने आ गई। लीना और सपना उमा का अच्छे से ख्याल रखते थे। दिन गुजरते गए। सपना अब बड़ी हो चुकी थी। लीना काम पर जाती तो सपना घर के सारे काम करती और साथ ही उमा का ख्याल भी रखा करती थी। बेटा, मुझे लगता है अब मेरा समय पास आ गया है। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। सपना, इस घर में एक पुराना। बोलते बोलते ही उमा की सांस थम जाती है। सपना को उमा की कोई बात समझ में नहीं आती। उमा के जाने के बाद लीना और सपना दोनों मिलकर उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। अब वो दोनों बहुत ही दुखी थी। पहले मुकेश और अब उमा भी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। अब लीना सपना की शादी के बारे में सोचने लगी। लीना गरीब तो थी, लेकिन उसकी बेटी सुंदर के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी, तो सपना के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। लेकिन पैसों पर बात आकर फिसल जाती थी। अब लीना मन ही मन सपना की शादी की उम्र हो चुकी है। उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे हैं, लेकिन हम गरीब हैं तो अमीर लोग हमसे रिश्ता नहीं करना चाहते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सपना अपनी माँ को सोच में पड़ा देख। माँ, क्या सोच रही है आप? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी शादी की बात सोच सोच कर दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। अमीर लड़कों के रिश्ते तो आते हैं, लेकिन सारी बातें पैसों पर आकर रुक जाती है। माँ, तो ऐसे मत सोच। मुझे कोई अमीर लड़का नहीं चाहिए। लड़का सिर्फ पढ़ा लिखा हो और मेहनती हो तो भी चलेगा। जिंदगी बहुत बड़ी है माँ, उसमें मेहनत करो तो जिंदगी जीने इतने पैसे तो कमा ही सकते हैं ना माँ। अपने पास इतने पैसे नहीं है कि हम अच्छे से शादी कर पाए। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी शादी अच्छे से करेंगे। अब तुम्हारे पापा तो नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से करवाऊंगी और जरूर करवाऊंगी। अब दिवाली आने वाली थी तो सपना ने घर की सारी साफ सफाई करना शुरू कर दी। सफाई करते समय उसे अलमारी के ऊपर कोने में उमा का कुछ सामान रखा था, जिसमें एक पुराना बक्सा मिलता है। सपना उस बक्से को निकालकर उसे खोलने लगती है तो उसमें एक छोटी सी संदूक थी। उसे खोलते खोलते सपना मन ही मन, शायद उमा दादी इस संदूक के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन ये संदूक खुल क्यों नहीं रहा? इसमें ऐसा क्या हो सकता है? सपना सोच में पड़ जाती है। वो कुछ सोच ही रही थी, तभी लीना अपने काम खत्म कर घर आ जाती है। वो सपना से, सपना, ये क्या है बेटा? ये संदूक तुम्हें कहाँ से मिला और इसमें क्या है? माँ, ये संदूक मुझे अलमारी के ऊपर साफ सफाई करते वक्त मिला। उमा दादी के सामान के पास था, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। न जाने कैसे खुलता है ये। दोनों सोच ही रहे थे कि अचानक से संदूक अपने आप खुल गई। संदूक के अंदर चमचमाती सोने की साड़ी थी। उस साड़ी को देख सपना और लीना की आंखें चमक उठी। वो चौंक गई। उन्हें कुछ समझ में आए तभी एक आवाज आती है, मैं एक जादुई सोने की साड़ी हूँ। तुम मुझसे जो भी चीज मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगी। उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना। लालच में आएंगे तो इसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। आपकी जो भी तकलीफ हो मुझे बताइए, मैं उसे दूर कर सकती हूँ। अब सपना और लीना एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनका नसीब अब पलट चुका था। वो दोनों ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सपना जो भी चीज उस सोने की साड़ी से मांगती वो उन्हें तुरंत ही मिल जाती थी। धीरे धीरे लीना और सपना के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब उन्होंने रहने के लिए एक नया अच्छा घर बनाया। सपना के लिए अमीर लोगों के रिश्ते आने लगे थे। जादुई सोने की साड़ी आने के कारण हमारी सारी मुश्किलें आसान हो गई है। अब मेरी मन की इच्छा भी पूरी होगी। मैं सपना के लिए अच्छा सा लड़का देखूंगी।
कुछ ही दिनों में अच्छा सा लड़का देखकर लीना ने सपना की शादी करवा दी। प्रथम एक सच्चा, मेहनती और ईमानदार लड़का था। शादी के 2-3 साल बीत जाने के बाद सपना ने प्रथम को सारी बातें बता दी। ये सुनकर प्रथम, अरे सपना, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो इससे बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। अब भगवान की कृपा से हमारे पास कुछ भी कमी नहीं है। इस जादुई सोने की साड़ी से हमें जो भी मिलेगा हम सब गरीबों में बांट देंगे। इतना ही क्यों ना, हम उसके साथ साथ अनाथ बच्चों के लिए ऐसा आश्रम भी बनवा सकते हैं जहां उन्हें अपने माँ पिता की कोई कमी न हो। प्रथम की बातें सुनकर सपना और लीना की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हमने गरीबी के दिन देखे हैं, तो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। मेरे पिताजी की जान भी इसी कारण गई है, और अगर हमारे कारण कोई 2 वक्त की रोटी खा सके, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसके बाद से सपना जो कुछ भी जादुई साड़ी से मांगती, वो सब कुछ जरूरतमंद में दे दिया करते थे। लीना, सपना, सपना के सास ससुर और प्रथम हंसी खुशी एक ही घर में एक ही साथ रहने लगे। सपना के सारे सपने पूरे हो चुके थे। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाया और उसमें उनके खाने से लेकर पढ़ाई तक की सारी जिम्मेदारियां प्रथम और सपना ने अपने ऊपर उठा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अचानक से सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमें हमारे गुजरे दिन याद रखने चाहिए, क्योंकि इंसान के पास जब पैसा आता है तो वो पूरी तरह से घमंड से भर जाता है। अगर हम परिस्थिति की जागरूकता रखें तो हम बहुत ही खुश रह सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी एक गांव में सुधा अपने पति रमेश और 2 बच्चे राघव और सुमित के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थे। रमेश मजदूरी किया करता था और इसी कारण उनके यहाँ 2 वक्त की रोटी भी उन्हें बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। उनके घर में पके खाने में कभी नमक ना होता तो कभी मिर्च ना होती, वैसे ही पकाया करते थे। एक दिन सुधा का पति थक कर घर आता है और सुधा से, सुधा, आज खाने में कुछ अच्छा बनाना। अच्छा बनाओ तो कैसे? घर में हमेशा पैसों की कमी होती है। ना ही बच्चे कुछ खा पाते हैं, ना ही हम पेट भर कर खाना खा सकते हैं। बनाओ तो क्या बनाओ? कुछ भी बनाओ, लेकिन टेस्ट में जरा अच्छा बनाओ। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। सुधा सोच सोच कर आखिर में घर में जो सामग्री है उसी से खाना पकाती है। आज उनके घर में फिर से मिर्च पाउडर नहीं थी, तो उसने कहीं से उठाई हुई फीकी मिर्चियाँ ही इस्तेमाल की और खाना पकाया। घर आकर रमेश खाना खाने बैठ जाता है। पहला निवाला खाते ही उसे सुधा पर बहुत गुस्सा आता है। वो सुधा से, अरे सुधा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ अच्छा बनाओ। ये क्या बना कर रखा है तुमने? जरा खाकर तो देखो। क्या करूं? हमारे घर के हालात तो आपसे छुपे नहीं है। मैं कहती हूँ कि मैं भी आपके साथ मजदूरी करने आती हूँ, तो आप आने नहीं देते, और आपके अकेले की कमाई में हम पेट भर खाना नहीं खा सकते। सुधा के ऐसे बात करने के कारण रमेश को और ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सुधा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। इसी कारण रमेश उसे काम करने नहीं देता था। वो एक गरीब था, लेकिन जिम्मेदार पति था। रमेश खाना ना खाकर भूखे पेट ही सो जाता है। सुधा उस रात बिल्कुल भी नहीं सो पाती। उसे बार बार याद आता रहता है कि रमेश आज फिर से भूखे पेट ही सो गए हैं, और वो सोचती है क्यों ना वो मर जाए, ताकि कम से कम घर में तीनों तो पेट भरकर खाना खा पाए। इसीलिए वो रात के समय सबको सोए हुए देखकर वो चुपचाप घर से निकल जाती है, लेकिन उसकी मरने की हिम्मत ही नहीं होती। चलते चलते वो पास के गांव में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। जिस पेड़ के नीचे दिन के समय भी खड़ा रहो तो अंधेरा लगे। तभी सुधा को कुछ आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर सुधा डर जाती है और मन ही मन, बाप रे, इस घने पेड़ को पार करते करते न जाने मेरे साथ क्या हो जाए। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं रात भर इस पेड़ पर ही चढ़ जाती हूँ और सुबह होते ही घर वापस लौट जाऊंगी। डर के मारे सुधा उस पेड़ पर चढ़ जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है। अब उस पेड़ के नीचे 7 चोर आते हैं, जो किसी बड़े घर को लूटकर अपना बंटवारा करने आए थे। उनमें से एक, देखो भाई, यही वो पेड़ है जहाँ इस समय कोई परिंदा भी अपना पर नहीं मार सकता। तो अब हम यही बैठकर अपना बंटवारा कर लेते हैं। और वो टॉर्च लगाकर बंटवारा शुरू करते हैं। अब 7 बंटवारे हो चुके थे। तभी उनमें से एक, अरे देख लो भाई, ये 7 बराबर हिस्से मैंने कर दिए हैं। तभी ऊपर बैठी सुधा ने चोरों की सारी बातें सुन ली।
अब वो एक अलग ही आवाज निकालकर चोरों से, भाई आपने 7 हिस्से तो कर दिए, उसमें से एक मेरा भी तो निकालना बाकी है। सुधा की आवाज सुनते ही वो आवाज की ओर टॉर्च घुमाते हैं, लेकिन सुधा इस तरह से छुपी थी कि उन 7 में से कोई उसे देख नहीं पाया और वो घबराकर सारा लूटा माल वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। अब सुधा नीचे आ जाती है और सुबह होने से पहले ही अपने घर चली जाती है और वो अपने पति को धीरे से आवाज लगाती है, खोलिए खोलिए दरवाजा खोलिए, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलिए। रमेश दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि सुधा एक टोकरी में बहुत सारा सोना, चांदी और पैसे लेकर खड़ी है। वो उसे अंदर लेता है। तभी सुधा, देखिए तो मैं क्या लेकर आई हूँ। अरे सुधा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? और तुम रात भर कहाँ थी? जब मेरी नींद खुली तब से मैं तुम्हें यहाँ वहाँ देख रहा हूँ। सुधा रमेश को सारी बातें बताती है। अब 1-2 साल में ही धीरे धीरे करके वो थोड़ी सी जमीन खरीदते हैं, बैल खरीदते हैं और अपना घर भी अच्छा खासा बना लेते हैं। अब वो दोनों मिलकर अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवाते हैं। साथ ही वो अपने जैसे कुछ लोगों की मदद भी करते हैं। तभी एक दिन सुधा के घर के पास रहने वाली एक औरत जो बहुत अमीर थी, वो बातों बातों में सुधा से, सुधा क्या बात है, तुम्हारी तकदीर तो बिल्कुल किसी राजा जैसी निकली। क्या खजाना हाथ लगा है, जरा हमें भी तो बताओ। सुधा भोलेपन में सारी बात उस औरत को बताती है। उस रात वो औरत भी अपने पति को बिना बताए ही उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ पर बैठ जाती है। सुधा के साथ घटी घटना को अब बहुत वक्त बीत चुका था। फिर से वो चोर चोरी कर कर उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं। वो पहले की तरह ही अपना बंटवारा करने लगते हैं। तभी उनमें से एक चोर, अरे देखो भाई, अब बंटवारे बराबर हो गए हैं। चोर की बात सुनते ही औरत जोर से बोलती है, अरे भाई, मेरा भी एक हिस्सा रखना भूल गए तुम। वो चोर टॉर्च का लाइट आवाज की ओर दिखाते हैं। तभी वो औरत उन्हें पेड़ पर बैठी दिखती है। उसे देखते ही वो चारों चोर उसे नीचे उतारते हैं और लाठी से मारने लगते हैं। वो औरत जैसे तैसे करके वहां से भाग जाती है और घर जाते ही वो उसके पति को आवाज देती है। उसका पति दरवाजा खोलकर देखता है तो वो उसी पर बरस पड़ता है। दूसरी ओर सुधा अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी, साथ ही गरीबों की मदद भी कर रही थी। साथ ही उसने एक अन्न छत्र भी बना लिया था। जिन्हें खाने में 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, वो वहां आकर पेट भर कर खाना खाते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे की बराबरी करनी जाओ तो हमारा ही नुकसान होता है, तो दूसरे की कभी बराबरी नहीं करनी चाहिए। भीमपुर नाम के गांव में रीता अपने 3 बेटे राम, श्याम, माधव और एक बेटी सुमन के साथ रहती थी। राम के बचपन में ही उसके पिताजी की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। जो एक कंपनी में मैनेजर थे, उन्होंने एक बड़ा सा घर खरीदा था जो लोन पर लिया था और इसी कारण पति के देहांत के बाद रीता पर अपने बच्चों को लेकर एक बस्ती में रहने की नौबत आ चुकी थी। रीता अपने चारों बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन घर के हालात इतने खराब थे कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी आशाओं को मन ही मन दबाना पड़ रहा था। राम अपनी पढ़ाई छोड़कर एक छोटे से ढाबे पर काम करने लगा था। चारों में से सबसे छोटा बेटा माधव, वो बहुत ही होशियार था, साथ ही चालाक और स्वार्थ बुद्धि का भी था। लेकिन उसने अपने दम पर ही स्कॉलरशिप कमाई थी और उसी पर अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने की ठान ली और वो शहर जाने की सोचता है। वो अपनी माँ से, माँ, अब पिताजी नहीं रहे, लेकिन आप तो जानती हो मुझे स्कॉलरशिप मिली है, तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। ये बात तो ठीक है बेटा, लेकिन इसके अलावा भी तो कई खर्चे होते हैं ना। तभी बीच में आकर राम, माँ तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, पिताजी के बाद मेरे भाइयों की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। रीता राम को बड़े प्यार से आशीष देती है। अब दूसरे ही दिन माधव अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला जाता है। यहाँ राम अपने दूसरे भाई श्याम और बहन सुमन को भी स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देता है और खुद एक ढाबे पर दिन रात मेहनत करता है। इसी में 3-4 साल बीत जाते हैं। अब माधव अपनी पढ़ाई पूरी कर घर आता है और अपने भाई राम से, भैया मुझे बैंक मैनेजर की नौकरी मिल चुकी है, अब मुझे शहर में ही रहना होगा। कुछ दिनों बाद मैं आप सबको वही लेकर जाऊंगा। माधव की बातें सुन घर में सभी बहुत खुश थे
अब माधव वापस शहर चला जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। कुछ ही दिनों में शाम को भी शहर में अच्छी सी नौकरी लग जाती है। अब घर में बहुत ही अच्छा माहौल था, लेकिन फिर भी राम को वक्त पर काम पर जाना ही पड़ता था, क्योंकि न माधव न श्याम कोई भी घर में अपनी आमदनी से 1 रुपया भी खर्चे के लिए नहीं देता था। दिन बीत रहे थे। सुमन की उम्र अब शादी की हो चुकी थी, तो रीता राम से, राम, सुमन की अब शादी की उम्र हो चुकी है, अगर वक्त रहते कोई काम हो जाए तो अच्छी बात है बेटा। जी माँ। राम हाँ तो बोल गया था, लेकिन उसे अब पैसों की चिंता सताने लगी थी। माधव और श्याम के पढ़ाई के लिए राम ने पहले से ही सेठ जी से पैसे उधार में लिए हुए थे। राम मन ही मन, अब रीता की शादी मतलब और खर्चा, कैसे होगा ये सब। मैंने सोचा था माधव को जॉब लगते ही सेठ जी से लिए सारे पैसे उन्हें लौटा दूंगा, लेकिन माधव से पैसे मांगना मतलब नहीं, ये ठीक नहीं होगा। चलो देखते हैं, मुझे अब पहले से और ज्यादा मेहनत करनी होगी। राम वहाँ से काम करने के लिए चला जाता है। अब वो सुबह उठते ही न्यूज़पेपर घर घर पहुँचाने का काम भी करने लगा। उसने थोड़े बहुत पैसे सुमन की शादी के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। एक दिन रीता राम से, राम, सुमन को देखने लड़के वाले आने वाले हैं, आज तुम घर पर ही रहो, माधव और श्याम भी पहुँचते ही होंगे। ठीक है माँ। उस दिन माधव अपनी पत्नी श्यामा को लेकर घर आता है। उसे देख रीता और बाकी के घर वाले चौंक जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माधव किसे लेकर आया है। अब माधव रीता से, माँ, ये आपकी बहू श्यामा है। मैं अपने काम में बहुत ही ज्यादा व्यस्त था, और वैसे भी मैंने सोचा क्यों ना आप सबको सरप्राइज दिया जाए। माधव की ये बात सुनकर रीता को बहुत दुख होता है कि माधव ने घर में किसी को उसकी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। थोड़ी ही देर में सुमन को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। सुमन को लड़का पसंद आता है और उस लड़के को भी सुमन बहुत पसंद आती है। तभी लड़के के पिताजी, रीता जी, रमेश हमारा इकलौता बेटा है और हम सब इसकी शादी धूमधाम से करवाना चाहते हैं। शादी में जो भी खर्चा होगा वो हम बांट लेंगे। रमेश के पिताजी की बात सुनते ही श्याम और माधव को लगता है कि अब सारा खर्चा उन्हें ही करना होगा, तो श्याम कुछ बोलने के लिए आगे आता है। तभी माधव, अरे भाई साहब, आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? अरे आजकल तो लोग रजिस्टर्ड ही शादी करवाते हैं, ऐसे फिजूल के खर्चे करने की क्या जरूरत है? अरे ये आप क्या बात कर रहे हो? बड़ी शादी मतलब फिजूल के खर्चे होते हैं, और ऐसे फिजूल के खर्चे करने वाले घर में हमें हमारी बहन की शादी नहीं करवानी। तभी श्याम, हाँ, और नहीं तो क्या, ये फिजूल के खर्चे नहीं तो और क्या है। मैं तो शादी ही नहीं करूंगा। शादी मतलब बाद में भी खर्चे ही खर्चे। अपने बेटे श्याम की बात सुनते ही रीता श्याम की ओर देखने लगती है। तभी रीता माधव और श्याम से, माधव, श्याम, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? अरे उन्होंने कोई दहेज तो नहीं मांगा, हमारी भी तो एक ही बेटी है, तो बड़ी शादी में हर्ज ही क्या है? रीता की बातें सुनकर रमेश और उसका परिवार वहाँ से जाने के लिए निकलता है, लेकिन जाने से पहले रमेश के पिताजी रीता से, रीता जी, हम चलते हैं, आप लोग सोच विचार कर हाँ या ना बता देना। रीता और राम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे। उनके घर से निकलते ही माधव अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से जाने के लिए निकलता है। जाते जाते वो अपनी माँ से, देखो माँ, मैं इस शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं दे सकता। हाँ माँ, मैं भी कितनी मेहनत करता हूँ, और वो पैसे क्यों ऐसे फिजूल खर्चों के लिए बर्बाद कर दूं? मैं भी नहीं दूंगा पैसे। श्याम और माधव घर से निकल जाते हैं। रीता, राम और सुमन को इन सभी बातों से बहुत दुख होता है। सुमन और रीता जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते सुमन, माँ, क्या मेरी शादी कभी नहीं होगी? मुझे रमेश जी से ही शादी करनी है माँ। राम सुमन की बातें सुनकर उसे गले लगा लेता है और सुमन से, सुमन, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम्हारा भाई तुम्हारी बड़ी धूमधाम से शादी करवाएगा, देख लेना, सब लोग देखते ही रह जाएंगे। राम उस रात बिल्कुल नहीं सो पाता। अब दूसरे ही दिन राम रमेश के पिताजी को फोन करता है और उनसे, जी नमस्ते, मैं राम बात कर रहा हूँ। जी कहिए। हमारी तरफ से शादी के लिए बिल्कुल हाँ है, और हम वैसे ही धूमधाम से शादी करेंगे जैसा आप चाहते हो। अब राम सुमन की बड़े धूमधाम से शादी करवाता है। शादी में ना ही श्याम आता है ना ही माधव। शादी होते ही उस रात भी राम को अपने काम पर जाना पड़ता है। उस वक्त सेठ जी, राम, मेरे यहाँ काम करते हुए तुम्हें 8 साल बीत चुके हैं।
अब कब तक तुम घर की सारी जिम्मेदारियों का भार अकेले ही उठाओगे? सेठ जी, अब तो मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ हूँ। बस आपसे लिया कर्जा चुका दूं तो गंगा नहा लूं। राम, तुम मेरे यहाँ 8 साल से काम कर रहे हो और तुम्हारे हाथ का खाना लोगों को बहुत पसंद आता है। ये देखो, यहाँ खाना बनाने वाले लोगों की प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें मैंने तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड करवाया है और इसके लिए तुम्हें कल ही निकलना होगा। क्या? कल ही? पर कैसे? मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं बचे हैं सेठ जी। राम, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारा सारा खर्चा जो भी होगा वो मैं संभाल लूंगा। ये समझ लो कि तुम्हारा बख्शीश है, तुम्हारे ईमानदारी का। कई ढाबे वालों ने तुम्हारे हाथ का खाना खा के तुम्हें उनके यहाँ ज्यादा पैसे देकर बुलाया था, लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा। राम सेठ जी की बातें मानकर शहर चला जाता है, जहाँ प्रतियोगिता होने वाली थी। अब धीरे धीरे करके राम आगे बढ़ते बढ़ते प्रतियोगिता में जीत जाता है। अब राम के पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे। वो सेठ जी से बहुत आभार मानता है। अब वो एक बड़ा सा होटल शुरू कर अपना नया घर भी खरीद लेता है। अब वो शादी भी कर लेता है। अपनी पत्नी और माँ के साथ सुखी जीवन बिताना शुरू करता है। अपनी बहन की अधूरी ख्वाहिशें भी पूरी करता है। दूसरी ओर माधव बैंक में मैनेजर था, तो वो अपनी पत्नी की जरूरत की चीजों को पूरी करने के लिए ब्लैक में पैसे लेता था। और ये बात अब बैंक वालों को पता चल चुकी थी। अब माधव को पुलिस पकड़कर ले जाती है। ये बात जानते ही श्यामा भागते हुए राम के घर पहुंच जाती है और राम को सारी बात बताती है। अब रीता राम को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राम अपने भाई को छुड़वा लेता है और अपने भाई का प्यार और बड़ा मन देखकर माधव को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी ओर शाम को भी अकेले रहना कुछ आसान नहीं होता, ये बात समझ में आ चुकी थी। अब श्याम, माधव और श्यामा तीनों भी राम, रीता और बहन सुमन और जीजा से माफी मांगते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमारे खराब समय में अपने भाई बहन ही हमारे काम आते हैं। लालच में आकर गलत रास्ते से कमाए गए पैसे किसी काम नहीं आते। आज नहीं तो कल वो पकड़े ही जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने बड़ों और पूजनीय लोगों का आदर करना चाहिए, क्योंकि खराब हालातों में उन्होंने हमें कैसे बड़ा किया है ये बस वही जानते हैं। जिन लोगों ने हमेशा हमें अच्छा रास्ता दिखाया, अच्छी परवरिश दी, शिक्षा दी, खुद पीछे रहकर हमें आगे बढ़ाया, ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान करो।